आप सभी को नमस्कार। मैं विवेक सारस्वत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एविएटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आपका हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3 पर। इससे पहले जो 2 पार्ट हैं उन पार्ट में हम लोगों ने वर्णमाला क्या है, वर्णमाला से संबंधित स्वर और व्यंजन जो हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उच्चारण के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जिह्वा के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मुख के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा व्यंजन में स्पर्श व्यंजन हैं क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, इनके विषय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का हम लोग आरंभ करते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण में वर्णमाला के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हिंदी वर्णमाला का जो पार्ट 3 है उस पार्ट 3 को हम लोग आरंभ करते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं उन वर्णों को कंपन के आधार पर 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है। पहला कहा गया है घोष वर्ण और दूसरा कहा गया है अघोष वर्ण। अगर हम लोग घोष के शाब्दिक अर्थ के विषय में बात करें तो घोष का शाब्दिक अर्थ होता है कंपन, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या नहीं हो, कंपन नहीं उत्पन्न होता, ऐसे वर्ण कहलाते हैं अघोष वर्ण। अ माने नहीं और घोष माने कंपन, जिनका उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता क्या कहलाते हैं, अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा कहा जाता है घोष या सघोष वर्ण। स माने साथ में और वर्ण माने वर्ण, स माने साथ में, घोष माने घोष, जिनका उच्चारण करते हुए क्या हो, कंपन होता है, वो क्या कहलाते हैं, सघोष वर्ण कहलाते हैं। और सघोष वर्ण को ही हम दूसरे शब्दों में घोष वर्ण भी कहते हैं। अगर हम अघोष वर्ण के बारे में बात करें तो जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग का अगर आपसे पूछा जाए कि अघोष वर्ण क्या होता है तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर कैसा होता है, आपका अघोष वर्ण होता है। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि स्पर्श व्यंजनों में 5 प्रकार के वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इन 5 वर्गों में प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा अक्षर होता है, जैसे क वर्ग के विषय में हम बात करें तो क है और ख है। च वर्ग के विषय में बात करें तो च है और छ है। अगर हम ट वर्ग के बारे में बात करें, ट और ठ। त वर्ग के बारे में बात करें तो त और थ। प वर्ग के विषय में बात करें तो प और फ। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका अघोष वर्ण। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तीनों स, श और श, अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों के तीनों कैसे कहलाते हैं, अघोष वर्ण आपके कहलाते हैं। अगर हम सघोष वर्ण के विषय में बात करें, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे जो अक्षर हैं वो कैसे हैं, अघोष वर्ण हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ग का, अब देखिए 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, पहला और दूसरा जो अक्षर है वो आपका अघोष वर्ण है। तो प्रत्येक वर्ग का
कौन कौन से वर्ण बचे? तीसरा, चौथा और जो पांचवां वर्ण है वो क्या कहलाएंगे? वो किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वो सघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वर्ग कितने हैं? वर्ग 5 हैं। पहला और दूसरा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? वो अघोष वर्ण कहलाता है। तो बचे हुए वर्ण कौन से हुए? तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या होंगे आपके? ये सघोष वर्ण होंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए स, श, स और ह, तो ह क्या है आपका? सघोष वर्ण है। ह क्या है आपका? सघोष वर्ण है। यदि हम अंतस्थ व्यंजनों के विषय में बात करें तो अंतस्थ व्यंजन क्या है आपके? य, र, ल और व, ये भी क्या है? आपके सघोष वर्ण है। यदि हम सघोष वर्णों के बारे में बात करें तो सभी के सभी जो भी आपके स्वर होते हैं वो स्वर भी कैसे कहलाते हैं? वो स्वर भी आपके सघोष वर्ण कहलाते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए इनमें से सघोष वर्ण क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है कि वह किस प्रकार का वर्ण है, सघोष वर्ण है या अघोष वर्ण है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो आपका अघोष वर्ण कहलाता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है सघोष वर्ण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्राण। प्राण अर्थात हवा। अगर हम हवा के अनुसार बात करें तो हमारे पास में जो वर्ण होते हैं वो मूल रूप से दो प्रकार के हैं। पहला है अल्प प्राण। क्या कहा जाता है? अल्प प्राण। अल्प माने थोड़ी और प्राण माने हवा, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय थोड़ी हवा निकलती है या हवा की मात्रा कम निकलती है उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। और दूसरे कहलाते हैं महा। महा माने अत्यधिक और प्राण माने प्राण अर्थात हवा। जिनका उच्चारण करते समय अधिक हवा निकलती है वो क्या कहलाते हैं? वो आपके महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम अल्प प्राण के विषय में बात करें तो क्या होगा कि प्रत्येक वर्ग का, अल्प प्राण क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि किसी भी वर्ग में, अगर वर्ग के विषय में बात करें तो किसी भी वर्ग में आपके 5 वर्ण होते हैं। तो यहां पर पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण है यदि अल्प प्राण है तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कैसा होगा? ये महाप्राण होगा। भाई सरल सी बात है कि भाई हमारे पास कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, और इन पांचों वर्गों के विषय में बात की जाए तो 5 वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। और जब 5-5 वर्ण होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देखना है कि पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण है वो क्या है? अल्प प्राण है, और दूसरा और चौथा जो वर्ण होगा वो क्या है? आपका महाप्राण होगा। अगर हम बात करें सभी जो स्वर हैं वो स्वर भी क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। इसके अलावा य, र, ल और व, ये भी क्या है? ये भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम महाप्राण के विषय में बात करें तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, साथ ही साथ में श, श, स और ह, अर्थात ये कह सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन आपके अल्प प्राण होते हैं, तथा आपके ऊष्म या संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके महाप्राण होते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास में स्थिति आती है आपके वर्ण और साथ ही साथ में उच्चारण स्थानों के बारे में। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है कि उच्चारण स्थान वो हैं जो किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए आवश्यक हैं। वो उच्चारण स्थान है। कौन कौन से बताए थे?
पहला था आपका कंठ, दूसरा था तालु, तीसरा है मूर्धा, फिर है दंत, फिर है ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। अब देखिए, अगर हम पांचों वर्ग के विषय में बात करें, पहला वर्ग है क वर्ग, दूसरा वर्ग है च वर्ग, तीसरा वर्ग है ट वर्ग, क च ट त और प वर्ग। एक इधर से क्रम हो गया, इधर से क्रम क्या है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इधर से क्रम क्या हो गया, इधर से क्रम हो गया आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इधर से हो गया क च ट त प। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या है, अ और आ, साथ ही साथ में ह, अ और आ, साथ ही साथ में ह, और ह के साथ में अह। अर्थात अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो गया, अह जो है ये क्या है, विसर्ग है। अर्थात विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, आपका कंठ होगा। साथ ही साथ में अगर हम च वर्ग के विषय में बात करें तो ए और ई, स और य। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा, देखिए हमारे पास में हम लोग जब पढ़ते हैं तो क्या होता है, देखिए सामान्य रूप से लेखन संबंधी कवियां क्यों होती आती हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, हमने कहा सुष्मिता, सुष्मिता, सुष्मिता। अगर जो स है उनके उच्चारण संबंधी दिक्कतें आती हैं, तो जिनका उच्चारण आप तालु से करते हैं, तो जब बोला जाता है तो तालव्य स, तालव्य स का अर्थ क्या है कि यहां पर हमारा ये जो सलजम वाला स है, इसका उच्चारण आप तालु से करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, तालव्य स कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, षटकोण वाला स जो है इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, और क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है इसलिए इसको मूर्धन्य स कहा जाता है। और साथ ही साथ में रि भी, इसका उच्चारण भी किससे होता है, मूर्धा से होता है। जो सड़क वाला स है इसका उच्चारण, इसको क्या कहते हैं, इसको दंतव्य स कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में हमें दंत का इस्तेमाल होता है, उच्चारण स्थान इसका दंत है, इसलिए इसको दंतव्य स भी कहा जाता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो आपका ल, ल भी क्या है, ल को अगर हम लोग देखेंगे तो ल हमारा क्या हो गया, ये आपका दंतव्य है। साथ ही साथ में य ल, अच्छा र रह गया, र जो है वो र आपका मूर्धन्य है। ठीक है। अगर हम प वर्ग के साथ में बात करें तो उ और उ ये क्या है, आपके ओष्ठ हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है, ये उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। अगर हम प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर के बारे में, अंग, य, ण, न और म, इनके अगर उच्चारण के विषय में बात करें तो इनके उच्चारण में हमने एक शब्द सुना होता है जिसको कहते हैं नासिका भी। क्या कहते हैं, नासिका भी। अब हमें यह समझना है कि इस नासिका भी का अर्थ क्या है। इसका उच्चारण में लिखा जाता है नासिका भी। नासिका भी का मतलब क्या हो गया कि जैसे अंग, ये जो है ये क वर्ग का आखिरी अक्षर है, और क वर्ग का उच्चारण क्या होता है, कंठ। अर्थात इसके उच्चारण स्थान होगा कंठ प्लस नासिका। यह क्या है, च वर्ग का आखिरी अक्षर है, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ताल होता है। इसलिए यह का उच्चारण करते समय हमारे पास क्या होगा, ताल प्लस नासिका, इन दोनों का उपयोग होगा। ण के लिए अगर हम लोग देखेंगे मूर्धा प्लस नासिका। अगर त वर्ग के विषय में बात करें, त, थ, द, ध, न, प, न के उच्चारण स्थान के विषय में बात करें तो न का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा, और साथ ही साथ नासिका होगा। यदि हम प वर्ग के विषय में बात करें, प, फ, ब, भ, म,
पवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है तो म का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ प्लस नासिका होगी। अब देखिए, अगर हम ए आई के विषय में बात करें तो ए आई का स्थान, उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस तालु। क्या होता है, कंठ प्लस तालु। अगर हम ओ औ के विषय में बात करें, ओ औ, तो ओ औ का उच्चारण स्थान होता है आपका कंठ प्लस ओष्ठ। अगर हम व के विषय में बात करें तो व का स्थान उच्चारण स्थान होता है दंत प्लस ओष्ठ। एग्जाम में आप ये समझ लीजिएगा कि किसी भी एग्जाम में जिसमें भी वर्णमाला आती है उसमें एक प्रश्न जरूर आपका उच्चारण स्थान से जरूर होगा। एक प्रश्न आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, स्पर्श व्यंजन कौन सा है, इससे संबंधित होगा। और एक प्रश्न आपका जो संयुक्त व्यंजन है उन संयुक्त व्यंजनों से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगले हमारे पास में शब्द आते हैं जिसको कहते हैं आगत वर्ण। देखिए, आगत वर्ण या जिनको द्वित्व वर्ण भी कह देते हैं, द्वित्व, द्वित्व नहीं सॉरी, द्विगुण वर्ण। ठीक है, और इनको दूसरे शब्दों में विदेशज वर्ण भी कहते हैं, विदेशज वर्ण। देखिए, आगत कहें, द्वित्व कहें या विदेशज वर्ण कहें, देखिए आगत का मतलब है आए हुए, जो दूसरी भाषा से आए हुए हैं, ऐसे वर्ण आपके आगत वर्ण कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ड, जिसपे नुक्ता लगा हुआ है, क्या लगा है, ये जो नीचे जो बिंदी लगी होती है ना, इसको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ता। ये क्या है, आपका नुक्ता है। ठीक है, ये कहां से आए हैं, ये नुक्ता वाले जो वर्ण हैं ये सभी अरबी और फारसी से आए हैं। अगर देखा जाए तो इनको दूसरे शब्द में उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं, उत्क्षिप्त वर्ण। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि ये जो उत्क्षिप्त वर्ण हैं, ये उत्क्षिप्त वर्ण किस भाषा से लिए गए हैं, तो ये किससे लिए गए, ये उत्क्षिप्त वर्ण आपके लिए गए हैं अरबी एवं फारसी भाषा से। अब सामान्य रूप से लगता है कि अरे भाई इसका कहां उपयोग है, तो देखते हैं जरा। देखिए, जैसे हमने कहा क, डिफरेंस देखिएगा, जैसे क है तो क का स्पेलिंग होता है के, लेकिन क अगर इसमें नुक्ता लगा हुआ है तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है क्यू से। हम लोग लिखते समय लेखन संबंधी गलतियां कर देते हैं, हमको लगता है सब एक ही तो है। जैसे हमने कहा देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं कुरैशी, कुरैशी नहीं कहते, कुरैशी, कुरैशी, तो यहां पर ये स्पेलिंग क्या है, क्यू आएगा। जैसे आपने देखा हो कुतुब मीनार, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें नुक्ता लगा हुआ है, इसलिए इसकी स्पेलिंग KUTUBMINAR है। आपने देखा होगा किला, तो किला में क पे क्या लगा रहता है, नुक्ता लगा रहता है, KILA नहीं होता, क्या होता है, किला, KQILA, किला। जैसे हम कहें ज की स्पेलिंग क्या होती है, जे, और ज की स्पेलिंग होती है जेड। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग लिखे मान लीजिए जिला, तो जिला ऐसे नहीं है, ये गलत है, जिला, जी जिला। आपने देखा होगा जैसे हमने कहा जरा, अब देखिए जरा कहा तो जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। ये जो जरा है, इस जरा का अर्थ क्या है, बुढ़ापा।
लेकिन हम कहते हैं अरे भाई बुढ़ापा कैसे हो सकता है, हम तो जरा कहते हैं, जरा सुनिए, है ना, जरा रुकिए, जरा ठहरिए। ये जरा नहीं होता, ये होता है जरा, ज उच्चारण कर रहे हैं, जरा, जरा, जरा नहीं, जरा कहेंगे तो जर, जर अर्थात बुढ़ापे की बात हो रही है, जरा, 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 तो जरा का अर्थ होता है तनिक। जैसे आपने देखा होगा ड, ढ, ढ की स्पेलिंग है DH, और ढ पे यदि नुक्ता लगा हुआ है तो इसकी स्पेलिंग RH। जैसे आपने देखा होगा लिखा होता है अलीगढ़, तो अलीगढ़ की स्पेलिंग ALIGARH होती है, क्योंकि यहां इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है। अगर हम देखेंगे फ, फ, फ की स्पेलिंग क्या आती है, PH आती है, लेकिन अगर नुक्ता लगा हुआ है तो स्पेलिंग क्या हो जाती है, F। फिरोजाबाद नहीं कहते, क्या था, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। कैसे लिखेंगे, भले ही आप उसको गलत लिखें, लेकिन सही शब्द है फिरोजाबाद, इसीलिए स्पेलिंग होती है FIROZABAD। इन दोनों पर क्या लगा है, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नहीं, फिरोजाबाद नहीं, फिरोजाबाद, है ना, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फिरोज, है ना, फिरोज, है ना, फिरोज नहीं कहेंगे, फिरोज। तो ऐसी स्थिति में ये सभी क्या कहलाते हैं, ये उच्छिप्त वर्ण कहलाते हैं। और उच्छिप्त वर्ण क्या होते हैं, उच्छिप्त वर्ण कहते हैं जो कि अरबी और फारसी से लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ण आता है जिसको कहते हैं द्वित्व वर्ण। देखो द्वित्व वर्ण सामान्य रूप से कहें तो क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए दो ऐसे वर्ण हैं जो समान हैं, जिसमें से एक आधा वर्ण है, जैसे हमने कहा दिल्ली, हमने कहा मम्मी, हमने कहा बिल्ली। तो यहां अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ल है या जो म है, ये एक अक्षर तो कैसा है, आधा है, और एक अक्षर कैसा है, पूरा है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये आपके द्वित्व वर्ण कहलाते हैं। जैसे हमने कहा लड्डू, हमने कहा लट्टू, तो ये सभी कैसे वर्ण हैं, ये सभी द्वित्व वर्ण है। अगर हम आगे की स्थिति पर चर्चा करें तो आपको इस बात को समझना है कि यहां पर हमारे पास में ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों को क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहते हैं। इसमें एक वर्ण कैसा है, अर्ध है, और एक वर्ण कैसा होता है, पूरा है। अगर आप देखा जाए तो हम देखते हैं उच्चारण के अनुसार। अब देखिए अगले बात करते हैं, उच्चारण के अनुसार अगर देखा जाए